जय हिंद फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम बूस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर प्रश्न तक। देखिए हम अब इसमें कराएंगे आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स में कम से कम 300 क्वेश्चन। 300 ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। अब क्वेश्चन का संख्या नेक्स्ट वीडियो से बढ़ा भी देंगे, 50 क्वेश्चन कर देंगे बढ़ा करके। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर हो जाएगा। टेलीग्राम पे आपको अब क्या करेंगे, पीडीएफ में देखिए आपको आंसर हाईलाइट किया हुआ मिलेगा और बिना हाईलाइट किया हुआ भी आपको क्वेश्चन ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इसमें लिखा गया है क्वांटम प्रभाव किसकी कण प्रकृति का प्रमाणित करता है। तो जो क्वांटम इफेक्ट होता है किसको वेरीफाई करता है, दो आपका पार्टिकल नेचर को। ठीक है ना, तो पार्टिकल नेचर को कौन वेरीफाई करता है, तो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। लाइट इज द, यहाँ पे पार्टिकल नेचर का होता है, कौन कहता है, तो क्वांटम प्रभाव से पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वांटम प्रभाव यह दर्शाता है कि जब एक्स किरण या गामा किरण फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वह कण की भांति व्यवहार करता है। तो वो प्रकाश जो होता है वह कण की भांति व्यवहार करने लगता है। तब हमको पता चलता है कि यह क्या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति का सिद्धांत ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 देखते हैं। 32 में आप लोग देखिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्वांटम विस्थापन का सही सूत्र क्या होता है। तो देखिए क्वांटम विस्थापन का जो सूत्र होता है ना, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, एच बटा में MEC हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एच जानते हैं आप लोग, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। ME मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। C मतलब क्या होता है, प्रकाश का वेग हो जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा लगा के चलिएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा। तो देखिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम विस्थापन अधिकतम किस कोण पे होता है, सबसे अधिक किस कोण पे होगा, तो 180 डिग्री पे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ना, कॉस और आप लोग कॉस थीटा -1 कितने के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। इस चीज़ को जो भी फैक्ट बता रहे हैं इसको 100% याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 डिग्री परिकिरणन पर क्वांटम विस्थापन कितना होता है। तो 90 डिग्री मतलब कि परिकिरणन पर क्वांटम विस्थापन जो होता है ना, आप लोग का एच बटा में क्या होता है, MEC होता है, यानी प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा एच, और ME मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। C मतलब क्या होता है, तो प्रकाश का वेग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, जानते ही आप लोग। तो चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, आप लोग का 2 पॉइंट कितना होता है, 2.43 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा के चलिएगा। 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को, सारा चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या है, क्वांटम विस्थापन किस पर निर्भर नहीं करता है। जो क्वांटम विस्थापन जो होता है ना, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो ध्यान देखिएगा, आपका प्रकीर्णन कोण पे निर्भर करता है। उसके बाद में प्रकीर्णन जो कोण के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, और प्लैंक नियतांक पे भी, यानी जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उस पर भी आपका निर्भर करता है। लेकिन आपतित विकिरण की तीव्रता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपका रेडिएशन की जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C लगा के चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या लिखा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में परिकिरणित फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बढ़ती है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में जो परिकिरणित फोटोन का तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो देखिए टक्कर के दौरान में फोटोन अपनी जो कुल ऊर्जा, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर मतलब दे देता है। ऊर्जा मतलब घटने E = SC में लेमडा हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, परिकिरणन फोटोन का तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
38 देखते हैं हम। 38 में क्या लिखा हुआ है, क्वांटम प्रभाव दृश्य प्रकाश के साथ में आसानी से क्यों नहीं देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटम प्रभाव जो होता है दृश्य प्रकाश के साथ में आसानी से नहीं देखा जा सकता है। इसका जो रीजन होता है ना आपका कि सापेक्ष तरंग दैर्ध्य परिवर्तन बहुत छोटा होता है। इसी कारण क्या होता है आप देख नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। देखिए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होता है ना कितना होता है, 4000 से लेकर के आप लोग का कितना होता है तो 7000 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो आपकी इसकी तुलना में क्वांटम विस्थापन कितना होता है, लगभग आपका 0.024 इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। इसी कारण क्या होता है सापेक्षिक परिवर्तन आपका बहुत नगण्य हो जाता है और मतलब कि देखना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या है आप लोगों का, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है क्या होता है, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा के चलिएगा। ठीक है, फोटोन एक द्रव्यमानहीन होता है, द्रव्यमानहीन होता है जो केवल प्रकाश की चाल से गतिमान होने की और जो अस्तित्व रहता है और विराम अवस्था में फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य माना जाता है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं। निर्वात में फोटोन की चाल क्या होती है। तो निर्वात में जो फोटोन की चाल होती है ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इससे अधिक चाल हो ही नहीं सकता है। देखिए तो यहाँ पे और देख लीजिएगा कि निर्वात में सभी फोटोन चाहे उसकी आवृत्ति या ऊर्जा कुछ भी हो प्रकाश की नियत चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही चलता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 में। पदार्थ तरंगों की परिकल्पना किसने दी थी। तो ध्यान देखिएगा कि हाउ जो प्रोसेस द हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स कौन दिया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, डी ब्रोगली दिए थे। 1924 में लुई डी ब्रोगली ने यह परिकल्पना प्रस्तुत किए थे और प्रकाश की भांति गतिमान द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ में सभी तरंगे सम्मिलित होती हैं और जिसे हम मतलब कि पदार्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आप लोगों को हम PDF दे देंगे, PDF को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है। डी ब्रोगली का जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा के लीजिएगा, λ = h/p हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार में तरंग दैर्ध्य लैम्डा कणों के संवेग p के विकर्णपाती होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी आप लोगों का तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा होता है इसका p संवेग जो होता है ना मोमेंटम जो होता है उसका विकर्णपाती होता है। यानी लैम्डा बढ़ाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो जो आपका संवेग होगा घटेगा, यानी संवेग को बढ़ाएंगे ना तो लैम्डा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आपस में क्या होता है अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी विकर्णपाती होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 में क्या है कि गैर सापेक्षित कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो गैर सापेक्षित कण के लिए डी ब्रोगली बात करते हैं ना तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो h/mv होता है, h/में क्या होता है mv होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पे देखिए गैर सापेक्षित यानी गैर सापेक्षित स्थिति में कण का संवेग p = mv होता है, जानते हैं आप लोग, मास × वेलोसिटी होता है। अतः डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, λ = h/mv हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 बात करते हैं समान गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और फोटोन की किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो सबसे अधिक आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है ना तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। देखिए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के संदर्भ में जो लैम्डा होता है, λ = h/√2m होता है। इस फार्मूला को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मास होता है आपका कम होता है प्रोटॉन के मास से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में क्या होता है, देखिए इसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के संवेग के बारे में बताना है। ठीक है ना,
तो संवेग के समानुपाती होता है, विकिरणानुपाती होता है, क्या होता है? तो डी ब्रोगली का जो तरंग ध्रुव यानी आपका तरंग ध्रुव संवेग का क्या होता है? तभी पता है क्या होता है, विकिरणानुपाती होता है। यानी जो लेमडा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम विकिरणानुपाती, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे देखते हैं हम। 46 पे देखते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तरंग ध्रुव मतलब तरंग प्रवृत्ति का जो प्रयोगित सत्यापन किस प्रयोग से किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड टू, किस एक्सपेरिमेंट से इसको वेरीफाई किया गया था कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो सत्यापन किया गया था? ध्यान रखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डेविसन जर्मन प्रयोग से इसको सत्यापित किया गया था। ठीक है ना, 1927 में डेविसन और जर्मन के निकेल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की परिघटना का प्रदर्शन करके इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रवृत्ति जो किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कब आया था? 1927 में आया था। 47 नंबर क्वेश्चन रखते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है 47 में कि डेविसन जर्मन प्रयोग कौन सी घटना देखी गई थी? तो डेविसन जर्मन प्रयोग में कौन सी घटना देखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विवर्तन की घटना देखी गई थी। किसकी घटना? इलेक्ट्रॉन विवर्तन की घटना देखी गई थी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए डेविसन जर्मन प्रयोग में जो निकेल क्रिस्टल से टकरा करके यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन था, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता था और यहाँ पे आपका निकेल का प्लेट लगा हुआ था, निकेल का प्लेट लगा हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे था। ठीक है ना, तो यहाँ पे टकरा कर एंगल कुछ बन रहा था। एंगल कितना? 54 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो अभी आगे चलेंगे इसमें। तो इसमें देखिएगा कि डेविसन जर्मन प्रयोग में निकेल क्रिस्टल से टकरा करके इलेक्ट्रॉन विवर्तन देखा गया था और जो केवल तरंग का जो लक्षित गुण है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। 48 में क्या लिखा गया है हम लोग का? भी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग ध्रुव लगभग कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग 100% याद ही रखिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू 12.27 बाटा में क्या हो जाएगा? रूट अंडर भी होता है। और ये जो मान आता है ना एक्सट्रॉन में माना जाएगा, किसमें? एक्सट्रॉन में मान आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भूलिएगा मत, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। 49 में देखिएगा ना, तो बोल रहे हैं कि किसी कण की चाल दुगनी करने पे गैर सापेक्षित स्थिति में उनकी डी ब्रोगली तरंग क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा, आधी हो जाती हैं। क्या होती हैं? आधी हो जाती हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बटा में एम भी होता है के अनुसार में जो भी दुगना करने पे तरंग ध्रुव क्या होता है? वह 1/2 हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी कण की चाल को दुगना करने पे तो आपका डी ब्रोगली के तरंग ध्रुव क्या हो जाएगा? तो बताएं कि अगर चाल दोगुना करिएगा यानी इसको दोगुना कीजिएगा ना या 2 बढ़ेगा तो यहाँ पे जो चाल होगा 2 घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ध्यान देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। देखिए क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसको हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, इसको बढ़ाइएगा तो भी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। फाइनली 50 पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए बोल रहे हैं कि स्थूल वस्तुओं की पदार्थ तरंगें सामान्यतः दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? स्थूल वस्तुओं की जो यानी मैटर वेव्स माइक्रोस्कोपिंग ऑब्जेक्ट आर जनरली इज नॉट ऑब्जर्वेबल बिकॉज, क्यों होता है? क्योंकि उसमें उनकी तरंग दैर्घ्य अत्यंत छोटी होती हैं, यानी आपका जो वेवलेंथ होता है बहुत मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए भारी और स्थूल वस्तुओं का द्रव्यमान m बहुत अधिक होने से उनका संवेग 12 होता है, जिससे हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा इज इक्वल टू h/p अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत नग्न होता है। नग्न मतलब क्या होता है? मतलब कि खुली आंखों से ना दिखाई देने वाला। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 को 51 में है कि डी ब्रोगली तरंग संबंधित होता है किससे? डी ब्रोगली जो संबंध होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
प्रत्येक गतिमान कण से हो जाएगा। एवरी मूविंग पार्टिकल जो होता है ना वो उससे संबंधित हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। डी ब्रोगली सिद्धांत सभी प्रकार की गतिमान कण चाहे वह अवशोषित हो या अनावशित हो, मतलब उसमें चार्ज हो या अचार्ज न हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सूक्ष्म हो या बड़ा हो, पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है ना। डी ब्रोगली सिद्धांत को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक गतिमान कण पे डी ब्रोगली लागू होता है। 52 और क्वेश्चन लिखते हैं ना, बोल रहे हैं किसी कण का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा। आपको रिलेशन याद होगा ना तो आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या होता है आपका, यहाँ बताते हैं आपको। देखिए तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपन में पी होता है। तो बोल रहे हैं कि संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य में क्या हो जाएगा। तो देखिए 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 मतलब कि क्या हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 6 हो जाएगा, 6/5 भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको बढ़ाइएगा पी को, तो लेमडा क्या हो जाएगा, घटेगा। लेमडा को बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा बटा में 1/2 हो जाएगा। कैसे 1/2 आया, अभी बताएं कि संवेग 1/20 है ना, तो 1/5 लिख सकते हैं परसेंटेज में, और 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा, तो 6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 6/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 53 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 53 में क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए आप लोग, तरंग पैकेट का समूह वेग किसके समान माना जाता है, किसके बराबर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए मैटर वेव्स पैकेट इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा। कण का वेग यानी पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर माना जाता है। देखिए क्वांटम यांत्रिकी में गतिमान कण के तरंग पैकेट के रूप में दर्शाया गया जाता है, और तरंग पैकेट का समूह वेग समूह यानी आपका Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बटा में डी के हो जाएगा, ठीक है ना। वास्तविक कण का भौतिक वेग v के बराबर हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, काम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में लिखा गया है कि पदार्थ तरंग की तीव्रता किससे संबंधित हो जाएगा, यानी द इंटेंसिटी ऑफ द मैटर वेव्स रिलेटेड टू क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कण मिलने की प्रक्रिया जो होता है ना, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स, वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बर्न की प्रक्रिया नियम के अनुसार में जो पदार्थ तरंग का आयाम जो होता है, आयाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा दे रखा होगा ना त्रिशूल जैसा, इसको हम बोलते हैं साई। साई और उसकी तीव्रता जो होता है साई का स्क्वायर होता है, ठीक है, साई मॉडल स्क्वायर हो जाता है, और दिया गया स्थान और समय की कण में पाए जाने वाले प्रक्रिया का घनत्व दर्शाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 देखते हैं। 55 में आप लोग देखिए यहाँ पे, बोहर की कोणीय संवेग क्वांटीकरण शर्त को डी ब्रोगली सिद्धांत किसने समझाया था, समझाया जाता था। ध्यान रखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अस्थायी तरंग की शर्त, यानी बोहर की कोणीय संवेग क्वांटीकरण शर्त को डी ब्रोगली सिद्धांत में किससे समझाया गया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपका अस्थायी तरंग की शर्त, ध्यान रखिए स्टैंडिंग वेव कंडीशन होता है। यहाँ पे देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की कक्षा के परिधि पर जो अप्रगामी और अस्थायी तरंग बनने की शर्त कितना होता है, 2πr होता है, इज इक्वल टू n लेमडा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू h अपन में p होता है। इसको बोहर की शर्त जो होता है ना, बोहर का शर्त क्या होता है, तो आपका L बराबर में mvr हो जाएगा, इज इक्वल टू NH बटा में 2π होता है। ये आपका बोहर बनने की शर्त होता है। लेकिन यहाँ पे तो अस्थायी तरंग बनने का शर्त ये होता है, और बोहर बनने का शर्त ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बोहर बनने का शर्त का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू mvr या NH/2π हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत का सही रूप क्या होता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत जो होता है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा के चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे
ये फार्मूला आपका हो जाएगा चेंज इन आपका पी हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। स्थिति की अनिश्चितता घटने पे संवेग की अनिश्चितता क्या हो जाती है? तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 58 देखते हैं। 58 में क्या होता है? देखिए, ऊर्जा समय अनिश्चितता का समाधान क्या होता है? ऊर्जा समय बोलेगा ना, तो यह क्या होता है आपका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा के चलिएगा। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टाइम ग्रेटर इज इक्वल टू एच बटा में 2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्थिति संवेग अनिश्चितता की भांति ऊर्जा, चेंज इन आपका ऊर्जा और चेंज इन समय हो जाएगा कि मापन की अनिश्चितता का जो संबंध होता है, तो चेंज इन आपका ई हो जाएगा और चेंज इन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू आपका एच अपन में 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 देखते हैं। 59 में देखिएगा ना, इसमें लिखा गया है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किस कारण उत्पन्न होता है? तो किस कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। प्रकृति के मूलभूत क्वांटम के गुण होता है इसमें। ठीक है, तो यह सिद्धांत मापन यंत्रों की जो त्रुटि की मापन लापरवाही के परिणाम नहीं होता है, बल्कि यह द्रव और प्रकाश का मूलभूत दैत क्वांटम स्वभाव का मतलब स्वाभाविक गुण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर पर चलते हैं। 60 में देखिएगा ना, तो बोल रहे हैं कि तरंग फलन, इसको साई बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे का प्रत्यक्ष भौतिक अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द वेव फंक्शन? वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सामान्य कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्षिक अर्थ नहीं होता है इसका, जनरली नॉट मतलब कि ऑब्जर्वेबल मीनिंग होता है, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। ठीक है ना, तो सामान्य कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अर्थ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 60 तक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको कैसा चाहिए? ये हाइलाइटर वाला चाहिए, डिस्कशन वाला चाहिए या नहीं चाहिए, केवल क्वेश्चन चाहिए? तो आप लोग जो बोलेंगे उस पीडीएफ को जरूर डालेंगे हम। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।